बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्टोरिकल पैटर्न एंड प्रैक्टिस में हम लोग बात कर चुके हैं कल चाइनीज़ एक्वाकल्चर के बारे में। मज़ीद डिस्कस करें हैं इजिप्टियन एक्वाकल्चर को। जो एंशिएंट इजिप्टियंस थे ना, उनमें एक्वाकल्चर जो है ना, वो उस वक्त उसकी डेवलपमेंट हुई जब इरिगेशन सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाया गया। अब इजिप्ट में जो एक्वाकल्चर उसको में फोकस किया गया था तिलापिया के ऊपर, ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट थी ना उसमें कंसिस्टेंट पाई गई, यानी कि मजीद इसमें जो है ना वो टेक्नोलॉजीज लाई गई जब चाइना में कार की कल्चरिंग की जा रही थी। इसके बारे में कोई भी जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है ना वो इजिप्टियन एक्वाकल्चर में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक टॉम के ऊपर जो है ना ड्रा किया गया है कि ये जो डेट थी ना वो 2000 बीसी थी, ठीक है। 2000 बीसी थी, जिसमें शो किया गया है कि यहाँ पर तिलापिया की कल्चरिंग करवाई गई है या की जाती रही है, ठीक है। अब बात करते हैं रोमन एक्वाकल्चर के लिहाज से। रोमन जो एम्पायर थे ना, ड्यूरिंग दी रोमन एम्पायर तो फिश को पोन्ड्स में रखा गया था, जिसको हम लोग स्टीव्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? स्टीव्स का नाम देते हैं। अब मजीद ये कि जो रोमन कल्चर ने फोकस किया था म्यूलेट के ऊपर और ट्राउट के ऊपर, ठीक है, जबकि इजिप्टियन ने फोकस किया था तिलापिया के ऊपर, और रोमन ने फोकस किया है मुलेट पर और ट्राउट पर। अब प्लेनी द एल्डर ने रिकॉर्ड किया है कि जो साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर फिश कल्चर को प्रैक्टिस किया गया था रोम में फर्स्ट सेंचुरी में, ठीक है। कब? फर्स्ट सेंचुरी में जो है रूम के अंदर जो है वो फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर फिश जो है ना वो कल्चरिंग की गई थी। लेकिन मिडिल एजेस की बात करें तो उस ड्यूरेशन में जो स्टीव पॉन्ड्स है ना वो इम्पोर्टेंट था मॉन्क्स के लिए भी, यानी कि जो राहिब होते हैं, जो मजहब के लोग होते हैं उनके लिए भी, और ले पीपल के लिए जो आम पर्सन होते हैं जिनको जो है वो कोई भी स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होता किसी भी सर्टन सब्जेक्ट्स का। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने समझा कि जो फ्रेश फिश है ना वो सोर्स है फूड का, या मैनी अदर इम्पोर्टेंस इनको नजर आई थी। अब बात करते हैं इंग्लिश और यूरोपियन एक्वाकल्चर के लिहाज से, ठीक है। इसमें बेसिकली देखें तो सेंट्रल यूरोप के अंदर जो पाउंड फिश कल्चर की जो हिस्ट्री है वो शुरू होती है बिल्कुल जो है ना जब 11वीं सदी का क्लोज हो रहा होता है और 12वीं सदी का शुरू में फिश पाउंड कल्चरिंग जो है ना वो स्टार्ट होती है सेंट्रल यूरोप के अंदर, ठीक है। ये क्या ड्यूरेशन है? एट द एंड ऑफ 11th सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ द 12th सेंचुरी। क्लियर? अब बात करते हैं मजीद कि पाउंड जो मैनेजमेंट की उगाई गई थी बोहेमिया में, ठीक है। क्या की गई? पाउंड मैनेजमेंट मुतारिफ करवाई गई। ये 14वीं सदी की बात है, 14th सेंचुरी के अंदर। किस सेंचुरी में? 14th सेंचुरी में जो पाउंड मैनेजमेंट करवाई गई थी बोहेमिया में। अब ये जो बोहेमिया ना बेसिकली ये पार्ट है चीजिक रिपब्लिक का, जिसमें जो 14th सेंचुरी के अंदर जो है ना ये सारी की सारी जो है ना वो डेवलपमेंट की गई थी, बिल्कुल पीक पे ये मैनेजमेंट गई थी। अच्छा जी, अब मजीद ये कि बोहेमिया के पास जो है 1,85,000 एकड़ के पौंड्स मौजूद थे। क्या थे? 1,85,000 एकड़ की जमीन पर पौंड्स मौजूद थे, जिसमें कार्प की कल्चरिंग करवाई जा रही थी, ठीक है। अब स्पाइनिंग से लेकर मार्केटिंग तक तकरीबन जो है ना 4 से 6 साल लगे, ठीक है। स्पानिंग से मुराद ये है कि रिलीज या फिर डिपॉजिट किया गया एग्स को। स्पानिंग से लेकर मार्केट इंट्रोड्यूस करवाने में कितने साल लगे? 4 से 6 साल लगे। अब हर जो एकड़ था ना, हर एकड़ वो स्टॉक था तकरीबन जो है 120 122 ईयर्स ओल्ड कार्ड के साथ, ठीक है। अब 16वीं सदी जो थी ना वो गोल्डन इरा माना जाता था बोहेमिया में पाउंड कल्चरिंग के लिहाज से। 16 सेंचुरी में 14वीं सदी से काम स्टार्ट हुआ, पाउंड मैनेजमेंट की गई, और 16वीं सदी में जो है ना इसको गोल्डन इरा माना गया था बोहेमिया को एज इन द वे ऑफ पाउंड कल्चरिंग के लिहाज से। अब बात करते हैं डोम पिंजन के हवाले से। ये 14वीं सदी में ये एक फ्रेंच मॉन्क था, ठीक है, एक फ्रांसीसी पादरी था, जिसने उसने क्या किया, ये पहला शख्स था जिसने आर्टिफिशियली फर्टिलाइज्ड ट्राउट एग करवाया था, ठीक है। फर्स्ट पर्सन टू आर्टिफिशियली फर्टिलाइज ट्राउट एग्स। क्लियर है? बहुत ही लीस्ट, एट द वेरी लीस्ट ही वाज द फर्स्ट पर्सन, ये पहला शख्स था जिसने कलेक्ट किया था नेचुरल स्पान को। न सिर्फ ये कि इसने इकट्ठा किया था नेचुरल स्पान को, बल्कि इसने इंक्यूबेशन भी करवाई थी एक हैचरी बॉक्स के अंदर। किसकी? ट्राउट एग्स की। क्लियर? अब बात करते हैं 1600 की, ठीक है। पहले हमने बात की है
16 सेंचुरीज के बाद, डॉम बेंचुन के बाद किसकी बात कर रहे हैं, जॉन टवर्नर की। 1600 में बेसिकली इसने सबसे पहले जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव पेपर जो है ना वो पब्लिश किया था। फर्स्ट नॉन कॉम्प्रिहेंसिव पेपर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था क्रॉप ट्रेंच पर्च की मैनेजमेंट के ऊपर। किसने पेश किया था, जॉन टवर्नर ने। मैं बात करूं अगर किसके लिहाज से, ये जो बेसिकली ये जो है ना ट्रेंच और ये ब्रीम, ये बेसिकली फिशेज ही हैं जो कि डिफरेंट जो है ना वो वाटर बॉडीज में एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर है। ये जो ब्रीम है ग्रीनिश ब्राउन्स डीप बॉडीड है बेसिकली, ठीक है। ब्रीम की अगर बात करूं तो ये पहला जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव पेपर कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1600 में। और किसने पेश किया था, जॉन टवर्नर ने पेश किया था। अब इसने एक्सपीरियंस किया, इसने क्या किया, इसने अपने तजर्बात जो है ना वो उसका इजहार किया। उसने उसने लिखा कि इसने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से डिटेल प्रोवाइड की थी जो कि आज तक जो है ना उस पर काम किया जा रहा है, ठीक है। वेरी एक्यूरेट डिटेल डेट मिश जो कि रिजेंबल करती है विद 2 डे प्रैक्टिसेस के ऊपर। क्लियर। अब जो है ना मजीद बात करते हैं नेक्स्ट कि ये जो गार्विस मार्कोन था ना 1613 में, ठीक है। इसने डिटेल शो की थी कार्ड की ड्राइजिंग के हवाले से पॉन्ड्स के अंदर। क्या कौन सा ड्यूरेशन था, 1613, ठीक है। इसने कहा था, इसने भी जो है ना वो डिटेल थोड़ी सी रिप्रेजेंट की। इसने बताया कि जो है ना पॉन्ड्स में जो है ना कार्ड की राइजिंग करवाई जा सकती है। जबकि 1730 में 1713 में सर रॉजर नॉर्थ ने प्रेजेंट किया था रिटर्न वर्क, ठीक है, फिश हस्बेंड्री टेक्निक्स के ऊपर। किसके ऊपर, फिश हस्बेंड्री टेक्निक्स के ऊपर जो है ना इसने जो है ना वो जो है ना रिटर्न वर्क किया। और टेक्निक्स इसने रिप्रेजेंट की थी जो कि रिफ्लेक्ट करती थी बिल्कुल टवर्नर के आइडिया को, जो कि इसने 1600 में पेश किया था। लेकिन इसके काम को जो है ना ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली, ज्यादा इसके काम को जो है ना एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, ठीक है, बट विदाउट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। उसके बाद आया जी साउथ वेस्टर्न में जर्मनी में, साउथ वेस्टर्न जर्मनी में एक स्टीफन जैकोबी ने पब्लिश किया था आर्टिकल्स इंग्लिश में और जर्मन लैंग्वेज में। इस स्टीफन जैकोबी ने क्या किया था, पब्लिश किया था सीरीज ऑफ आर्टिकल्स को इंग्लिश में और जर्मन में, जिससे इसने क्या किया था, फ्रेश वाटर फिश की कई स्पीशीज की प्रोपोगेटिंग के बारे में बताया था। डिस्क्राइबिंग हिज रिजल्ट इन प्रोपोगेटिंग सेवरल स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर फिश। फ्रेश वाटर की कई स्पीशीज की प्रोपोगेटिंग के बारे में इसने जो है ना वो नताइज जो है ना डिस्क्राइब किए थे। किसने, स्टेफन जैकोबी ने, जो कि साउथ वेस्टर्न जर्मनी की बात की जा रही है। अब इसने क्या किया, इसने परफेक्टेड किया थी उन टेक्निक्स को, परफेक्टेड टेक्निक्स, किसकी टेक्निक्स को, स्पानिंग ट्राउट के हवाले से। स्पानिंग मैंने आपको बताया कि रिलीज करना या डिपॉजिट करना एग्स को। ट्राउट के बारे में ना सिर्फ ये कि इसने स्पानिंग ट्राउट बताया था, बस ये कि इसने साथ साथ इंक्यूबेशन भी बताई थी फर्टिलाइज्ड एग्स की। इसने क्या किया था, इंक्यूबेशन के बारे में बताया था फर्टिलाइज्ड एग के हवाले से। और इससे जो है ना फिश को किस तरह से ग्रो करवाया जाता है इसके बारे में भी डिटेल शो की थी। इसका जो मेथड है ना वो ज्यादातर फैल ना सका, वाइड स्प्रेड ना हो सका, ज्यादा उसको भी जो है ना एक्सेप्टेंस नहीं मिली। लेकिन जो है ना बहुत ही कम जो है ना वो फिश हस्बेंड्री के ऊपर अगले 100 सालों में लिखा गया। वेरी लिटिल डिटेल अबाउट फिश हस्बेंड्री फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स। क्लियर है। अब मजीद हम लोग जो है ना वो बात करते हैं नेटिव अमेरिकन के बारे में और एक्वाकल्चर के लिहाज से। नेटिव अमेरिका एंड एक्वा कल्चर, इसमें अगर हम लोग देखें ना तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर तकरीबन हर कोई यंग जो स्टूडेंट था ना उसने जो है ना पिलग्रिम्स की स्टोरी सुनी हुई थी, ठीक है। इस मकसद ये था कि इम्प्रूव किया जाए हार्वेस्टिंग की मेथडोलॉजी, इनकी टेक्नोलॉजीज को में तारीफ करवाया गया। यूनाइटेड स्टेट में एवरी यंग स्टूडेंट हायर्स द स्टोरी ऑफ हाउ इंडियन इंस्ट्रक्टेड दी, किस तरह से जो है ना वो जहाज को इनके पिलग्रिम्स को जो है ना इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं कि फिश को जो है ना उसको कल्चर किया जाए कॉर्न सीड के साथ, ठीक है। कॉर्न सीड प्लांटेड के साथ क्या करना था, फिश को जो है ना
वो उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है उनको करवाना था, ग्रो करवाना था, ताकि हार्वेस्टिंग को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हार्वेस्टिंग। क्लियर है। लेकिन जो नेटिव अमेरिकन थे ना, उनके पास बहुत ज्यादा जो है ना नॉलेज आ गया था एक्वाकल्चर से मुतलिक, लेकिन जो ज्यादातर नॉलेज है ना उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था उस ड्यूरेशन में। लेकिन आज जो है ना हम लोग उनके वर्क से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जो है ना वो काम करते रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आगे बात करते हैं, नो ग्रेट डील अबाउट एक्वाकल्चर बट मच ऑफ दैट नॉलेज आर नॉट रिकॉर्डेड, ज्यादातर काम को रिकॉर्ड नहीं किया गया था। अब हवाई की बात करें तो हवाईयन सोसाइटीज यानी कि एडी, एडी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड एनोई डोमाइन, यानी कि 400 के अंदर एक ऑर्गेनाइज सिस्टम मुतारिफ करवाया गया था एक्वाकल्चर एग्जिस्टेंस के हवाले से। ठीक है, AD 400 एक अनऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एक्वाकल्चर एग्जिस्टेड कहाँ पाया गया था, हवाई के अंदर। एक्सटेंसिव पॉन्ड सिस्टम भी इसके अंदर डेवलप था, एक्सटेंसिव पॉन्ड सिस्टम भी डेवलप था। ठीक है, लेकिन बहुत ही मुख्तसर जो ना कंट्रोल एक्वाकल्चर करवाई जा रही थी गवर्नर्स की लैंड के ऊपर, जो इंश्योर कर देती थी कि पॉन्ड जो प्रोडक्शन है ना वो हो भी सकती है और इसको मेंटेन भी किया जा सकता है। अब 4 टाइप्स के एक्वाकल्चर जो है ना वो एग्जिस्ट करते थे हवाई के अंदर। सबसे पहले बात करती हूँ फ्रिश फ्रेश वाटर फिश पॉन्ड के हवाले से, जो कि अपनी खुराक हासिल करता था केनाल से, और वो केनाल जो कि स्ट्रीम्स की वजह से बनती थी। केनाल्स मतलब कि नहर वगैरह, स्ट्रीम्स नदी नालियाँ, नदी नालियाँ से जो आता था वाटर या जो भी थोड़ी बहुत खुराक आती थी केनाल्स तक, उनसे उनके जरिए जो ना फ्रेश वाटर फिश पॉन्ड का जो है ना वो काम चलता था। नेक्स्ट बात करती हूँ टैरो पॉन्ड्स के हवाले से। ये जो टैरो पॉन्ड्स है ना ये इरिगेटेड थे एग्रीकल्चर प्लॉट से। ये क्या थे, इरिगेटेड थे एग्रीकल्चर प्लॉट से। टैरो पॉन्ड से मुराद ये है कि टैरो बेसिकली जो है ना एक इमर्जेंट प्लांट है। ठीक है, इसके बहुत चौड़े पत्ते होते हैं और ये बिल्कुल एलिफेंट ईयर से मिलता जुलता होता है। आमतौर पर नेचुरली ये ट्रॉपिकल रीजन में एग्जिस्ट करता है। अगर कोल्डर रीजन की बात करें ना तो प्लांट के अंदर ये भी एबिलिटी होती है कि वो इंडोर जो है ना उसको जो है ना वो विदस्टैंड करके एक्सट्रीम कोल्ड से जो है ना वो बचाया जाता है उसको मेंटेन करने के लिए। इंडोर एज दे आर नॉट बी एबल टू विदस्टैंड एक्सट्रीम कोल्ड। ठीक है, इसको प्लांटेड किया जाता है पॉन्ड्स के अंदर। वाटर लेवल जो है ना जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 इंच होता है, या फिर दूसरे लफ्जों में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 1 इंच या फिर 2 इंच हो सकता है, जो कि कंटेनर्स की जो टॉप है ना उसके बिल्कुल बिलो जो है वो हो सके। तो ये था बेसिकली थोड़ा सा टैरो पॉन्ड्स के हवाले से कि ये जो है ना इरिगेटेड किए गए थे एग्रीकल्चर प्लॉट्स के साथ। ठीक है, ये बहुत ही मुख्तसर से मैंने आपको इसको डिफाइन किया है। आगे थी ब्रैकिश वाटर फिश पॉन्ड्स। ब्रैकिश वाटर फिश पॉन्ड्स ऐसे बेसिकली ये चीजें होती हैं जिनकी जो ना सैलिनिटी, ब्रैकिश वाटर की जो सैलिनिटी होती है वो ज्यादा होती है फ्रेश वाटर की निस्बत, लेकिन इनकी जो सैलिनिटी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है सी वाटर की निस्बत, बट नॉट एज मच एज सी वाटर। सी वाटर की जितनी सैलिनिटी होती है ना उतनी नहीं होती बल्कि लेस होती है, यानी कि ये फ्रेश वाटर और सी वाटर के जो इंटरमीडिएट है ना वो ब्रैकिश वाटर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये मिक्सिंग होती है सी वाटर की और फ्रेश वाटर की। क्लियर। आगे आते हैं जी सी वेल फिश पॉन्ड्स। कौन से, सी वेल फिश पॉन्ड्स की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली ये बिल्कुल साहिल समंदर के पास एग्जिस्ट करते हैं, साहिल के साथ ये पॉन्ड्स पाए जाते थे अलोंग द शोर लाइन। ठीक है, अलोंग द शोर लाइन, लेकिन इसको वार्ड ऑफ किया गया था ओशन से, दीवार से क्या किया था, ओशन से अलग किया गया था। और ये जो वाल थी ना बेसिकली ह्यूमन मेड वाल थी, क्या थी, ह्यूमन मेड वाल थी। अब मजीद हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो हवाईयन इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर थे ना वो एग्जिस्ट किया था 1778 के अंदर। कब, 1778 के अंदर जो ना हवाईयन एग्रीकल्चर जो है वो एग्जिस्ट किया। लेकिन यूरोपियन जब वहां पे आए तो उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया था इनिशियल रिलीजन लोगों का। ठीक है, इस तरह से जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना वो रिमूव कर दिए गए थे पोन्स से, लेकिन कुछ ओल्ड पोन्स जो है ना वो अभी भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और हवाइयाँ जो अमेरिकन मेंटेन किया है प्रोमिनेंट रोल इन मॉडर्न एक्वाकल्चर। मॉडर्न एक्वाकल्चर में एक प्रोमिनेंट जो रोल ना वो हम लोग को हवाइयन से भी नजर आया, यानी कि उनके पोन्स में भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिका के में कि अमेरिका में किस लिहाज से जो है ना वो एक्वाकल्चर जो है ना वो डेवलप हुआ है। साउदर्न
कैलिफोर्निया में, जो बिल्कुल जो है ना साल्टन सी के नजदीक है। साउदर्न कैलिफोर्निया नियर द साल्टन सी, इसमें कोहलिया पीपल, ये बेसिकली जो है ना ये साउदर्न कैलिफोर्निया के जो है ना इनलैंड एरिया के में रहते हैं कोहलिया पीपल। और ओरिजिनली जो है ना इनकी जो टेरिटोरी होती है ना वो तकरीबन एक एरिया होता है जो कि 2400 स्क्वायर माइल होता है इसके, उसमें जो है ना ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं लोग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्यूलेट किया था फिश पॉन्ड को। कोहालिया पीपल ने क्या किया था, ब्यूलेट किया था फिश पॉन्ड्स को। ठीक है, उसके बाद है ना मायाज इन मिसो अमेरिका, इन्होंने डेवलप किया था इरिगेशन सिस्टम को। ठीक है, कोहलिया पीपल ने किसको डेवलप किया था, फिश पॉन्ड्स को। ठीक है, जबकि मायाज इन मीसो अमेरिका ने डेवलप किया था इरिगेशन सिस्टम। कुछ एविडेंस जो है ना वो सजेस्ट करते हैं कि जो माया ट्रैप्ड है, माया ट्रैप्ड या फिर कल्चर्ड फिश पॉन्ड्स के अंदर और कैनाल्स के अंदर, ये तकरीबन जो है ना 500 से लेकर 800 बीसी में हुई है। ठीक है, ट्रैप्ड कल्चर फिश पॉन्ड्स के अंदर और कैनाल्स के अंदर किस ड्यूरेशन में हुई है, 500 से 800 बीसी के दरमियान हुई है। ठीक है, अब यूएस एक्वा कल्चर डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं। यूएस एक्वाकल्चर डेवलपमेंट में ना थ्यूडेटस गार्लिक और एज ए हैकले ने वर्किंग की थी ब्रॉक ट्राउट के ऊपर। ठीक है, कहाँ पे वर्किंग की थी इसने, ब्रॉक ट्राउट के ऊपर। इसका जो वर्क था ना वो इंस्पायर्ड किया था पायनियर्स को। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा लोग आ जाते थे। साथ ग्रीन ने स्टैब्लिश किया था और भी बहुत ज्यादा, जैसे कि एस एज एंड वर्ड से टी नॉरिस थे। ठीक है, अब मजीद ये कि अर्ली जो थे ना लोग थे यूरोपियन ने, उन्होंने अहमियत दी थी यूनाइटेड स्टेट के अंदर के जो है वो इस पर काम किया गया है। लेकिन बहुत ही जल्द जो है ना बहुत ज़्यादा जो न्यू इंग्लैंड स्टेट थी वो इस्टेब्लिश हुई थी और उन्हें फिश और गेम कमिश्नर्स वगैरह जो थे ना उस पर आए। इसके नतीजे में प्राइवेट फैसिलिटीज इंक्रीज हुई थी। क्या हुई थी, प्राइवेट फैसिलिटीज क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी। जैसे प्राइवेट फैसिलिटीज इंक्रीज हुई थी तो लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। ये कंबाइंड इंटरेस्ट हुआ था स्टेट का और प्राइवेट एजेंसीज का, जिसकी वजह से जो है ना अमेरिकन फिश कल्चरिंग सोसाइटी 1980 में जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, कब इस्टेब्लिश की गई थी, 1980 में इस्टेब्लिश की गई थी। जबकि अगर मैं बात करूँ ना 1864 के हवाले से, 1864 के हवाले से, तो इसमें जो है सात ग्रीन ने क्या किया था, पब्लिक हैचरी डेवलप की थी ममफोर्ड में, जो कि न्यूयॉर्क की प्लेस है। किसकी प्लेस है, न्यूयॉर्क की प्लेस है। इसने सात ग्रीन ने किया इस्टेब्लिश किया था पब्लिक हैचरी, किस पर, ममफोर्ड में, न्यूयॉर्क के अंदर। क्लियर है। अब बात करते हैं 1870 में। 1870 में बेसिकली क्या हुआ जी, अमेरिकन फिश कल्चर सोसाइटी कब हुई थी, 1870 के अंदर। ठीक है, अब 1885 में, 1870 के बाद 1885 में क्या हुआ था, तकरीबन 15 साल के बाद क्या हुआ था, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है ना वो चेंज कर दिया गया था अमेरिकन फिशरीज सोसाइटी के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन चेंज इट्स नेम टू द अमेरिकन फिशरीज सोसाइटी में। क्लियर है। अब इस जो फॉर्मेशन, इस सोसाइटी की जो फॉर्मेशन है वो क्रेडिट थी कि इसने क्या किया, इसने एक रुझान डेवलप किया था यूएस कमीशन ऑफ फिश का और फिशरीज का, कि बिल आखिर जो है ना यूएस फिश और वाइल्ड लाइफ सर्विसेज जो है ना वो बेहतरीन जो है ना राहों पर गामजन हो चुकी थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैटफिश और मिसिसिपी स्पीक के हवाले से। 1920 के बिल्कुल एंड पे और 1930 के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर कुछ इंडिविजुअल्स ने जो है ना वो राइज करवाया था मेन्यू को। किसको, फ्यू इंडिविजुअल ने क्या किया था, वर्किंग की थी मेन्यूज के ऊपर। ये बेसिकली ये स्मॉलर फ्रेश वाटर एवियोशियन फिश है। ठीक है, जो कि कार्प फैमिली से बिलोंग करती हैं। किससे बिलोंग करती हैं, कार्प फैमिली से बिलोंग करती हैं। कुछ इंडिविजुअल ने इनको क्या किया, इन पर काम करना स्टार्ट किया, इनको राइज करवाना शुरू किया मेन्यूज को। अब क्या हुआ, डिमांड जो है ना वो इंक्रीज हुई थी। क्या हुई थी, डिमांड क्या है वो बैड फिश की और स्पॉट फिश की क्या हुई, इंक्रीज हुई थी। बिल्कुल अगर मुख्तसर बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड टू के बाद, ठीक है,
मैंगनीज की डिमांड बढ़ती गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि फार्म पाउंड जो है ना वो तेजी से ग्रो हुआ, ठीक है। और उसके साथ साथ रिजर्वायर की जो कंस्ट्रक्शन है ना उसमें भी बेहतरी लाई गई, ठीक है। जिसके नतीजे में बहुत ज्यादा वाटर कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट थे ना उन्होंने उनको इंस्पायरेशन मिली थी डस्ट बॉल ईयर से। कहाँ से इंस्पायर्ड कहाँ से हुए थे? डस्ट बॉल ईयर। डस्ट बॉल ईयर बेसिकली ऐसी ड्यूरेशन है, ऐसा एरिया है लैंड का जहां पर वेजिटेशन जो है ना लॉस्ट हो चुकी हो, ठीक है। और सॉइल जो है वो रिड्यूस्ड हो चुकी हो डस्ट में, ठीक है। ना सिर्फ डस्ट में रिड्यूस्ड हो चुकी हो बल्कि इस ये बंजर हो चुकी हो, ठीक है। जिसके इसका नतीजा बेसिकली होता है कि खुश्क साली आ सकती है, ठीक है। कहत वगैरह की हो सकता है। ये बेसिकली जो है ना इसकी वजह से डस्ट बॉल इंस्पायर्ड हुए थे। कौन इंस्पायर्ड हुआ था? वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह। अब ये किस ड्यूरेशन की बात है? 1930 की बात है, आफ्टर द वर्ल्ड वाइड टू, ठीक है। लेकिन 1950 के बिल्कुल स्टार्ट में बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर्स ने इंक्रीज किया था, बल्कि प्रोड्यूसर की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा तादाद में इंक्रीज हुई, ठीक है। और फार्मर्स ने जो है ना वो फूड फिश के तौर पर जो है ना इसकी कल्चरिंग स्टार्ट कर दी थी। नंबर ऑफ फार्मर्स हैव बीन इंक्रीज। फार्मर राइस फूड फिश के हवाले से, जिसमें बेफलोज आ जाती है, बेस आ जाती है और क्रैब्स आ जाती है। ये बेफलोज बेस की अगर बात करूं, ये बेसिकली एक जो है ना नेम है, शेड है बहुत ज्यादा फिश की स्पीशीज के लिए। जो बेस नेम है ये क्या है? ये नेम है जो कि बहुत ज्यादा फिश की स्पीशीज के साथ शेड है। ये जो टर्म बेस है ना वो अहाता करती है ना सिर्फ फ्रेश वाटर का बल्कि मेरीन फिश का, ठीक है। और ये सारी की सारी जो है ना वो बिलोंग करती है ऑर्डर पर्सिफॉर्मिस के साथ। क्लियर है? कि बिल्कुल पर्च लाइक फिशेस होती हैं, क्योंकि इंग्लिश मिडिल इंग्लिश में बास का मतलब क्या होता है? पर्च। क्लियर? और अगर मैं बात करूं क्रैपीज के हवाले से, तो ये क्या है? ये एक जीनस है पोमेक्सिस का, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका फ्रेश वाटर फिश में ये क्या है? जीनस है पोमेक्सिस का, नॉर्थ अमेरिका फ्रेश वाटर फिशेज में। बेसिकली ये बिलोंग करते हैं सन फिश फैमिली में, और ये पॉपुलर है पेन फिश के नाम से। क्लियर? ये बेसिकली जो है ना फार्मर्स ने राइज कर दिया था फूड के तौर पर, फिश को कल्चिंग स्टार्ट कर दी थी बेफ्रूज की, बास की और क्रैब्स वगैरह की। इससे भी जो है ना वो आसानी से जो है वो मार्केटिंग हो पाई। अर्लियर जो अटेम्प्ट्स ना, जो शुरू शुरू की कोशिशें थी वो बेकार गई, वो ज्यादा सूदमंद नहीं आई। क्लियर? उसकी रीजन ये थी कि ऑपरेटर्स जो थे ना वो ज्यादा एक्सपर्ट्स नहीं थे फिश कल्चर में। उसकी रीजन क्या थी? ऑपरेटर्स जो थे उनको ज्यादा काम करने का तजर्बा नहीं था, ठीक है। और पोन्स जो थे ना वो भी प्रॉपरली जो है ना वो कंस्ट्रक्टेड नहीं थे। स्पीशीज भी ना उन स्पीशीज को कल्चर करवाया गया जो कि लो स्पीशीज थी, जिनकी डिमांड भी कम थी, और वो जो है वो आसानी से जो है ना वो मजीद कल्चरिंग करने की एबिलिटी भी नहीं रखती थी। क्लियर है? अब बात करते हैं, ये तो हम थी 1950 तक की बात, ठीक है। 1950 तक की बात। अब बात करते हैं 1955 से लेकर 1959 की ड्यूरेशन में। 1955 से 1959 यानी कि इन 4 सालों में बेसिकली क्या डेवलपमेंट हुई थी? इस यूएस फिश और वाइल्ड लाइफ सर्विस विद फंड्स, इनको फंड्स मिले थे साल्टन स्टाइल कैनेडी एक्ट से, ठीक है, ताकि कमर्शियल फिशरीज की प्रोडक्शन की जा सके, ठीक है। यूएस फिश और वाइल्ड लाइफ सर्विस को क्या मिले थे? फंड्स। किसके फंड से? साल्टन स्टाइल कैनेडी एक्ट के फंड से, ताकि कमर्शियल जो है ना वो फिशेस की प्रोडक्शन की जाए। इनको स्पॉन्सरशिप रिसर्च मिली बेसिकली चैनल कैटफिश के ऊपर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओला ओक्लाहोम से बिलोंग करते थे, ठीक है। स्पॉन्सर्ड रिसर्च थी चैनल कैटफिश पर एट यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोम। अब क्या थी इस रिसर्च का मकसद? ये था कि डेवलप किया जाए बेटर प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। किसमें? नेशनल नेशनल फिश हैचरीज में। मकसद क्या था? कि बेटर प्रोडक्शन मेथड जो है वो क्रिएट किया गया जाए नेशनल फिश हैचरीज के अंदर, और डेवलप किया जाए कमर्शियल फिश फार्मिंग की बेसिस। क्लियर है? दूसरी बहुत ज्यादा एजेंसीज ने काम शुरू किया, और यूनिवर्सिटीज ने ना इंटरेस्ट क्रिएट किया था चैनल करने के लिए कैटफिश को कमर्शियल स्केल के ऊपर और स्पोर्ट फिशेस को भी। लेकिन बहुत ज्यादा अगले सालों में जो सर्विस है ना वो इस्टेब्लिश की गई थी थ्री वार्म वाटर फिश के हवाले से। इसमें थ्री वार्म वाटर फिश के हवाले से थ्री वार्म वाटर फिश कल्चर
रिसर्च फैसिलिटीज। अब 1959 के अंदर साउथ ईस्टर्न फिश कल्चर लेबोरेटरी जो है ना वो मेरियन में और अलाबामा में क्रिएट की गई थी 1959 के अंदर। जबकि अगर हम बात करें 1960 के हवाले से, 1960 के हवाले से तो फिश फार्मिंग एक्सपेरिमेंटल स्टेशन जो है ना वो क्रिएट किए गए थे 1960 के अंदर। क्लियर है। अब बात करते हैं 1960 के बाद होती है बात 1963 के अंदर। 1963 यानी कि 1963 के अंदर जो फिश फार्मिंग डेवलपमेंट स्टेशन थे ना रोहवार के अंदर और अरकानसास के अंदर जो है ना वो ज्यादा उनमें डेवलपमेंट लाई गई। क्लियर है। अब ट्राउट और एडाहो की अगर मैं बात करूँ ना, ट्राउट और एडाहो इसमें भी बहुत ज्यादा जो है ना वो इंटरेस्टिंग जो है ना वो हम लोग को इसकी हिस्ट्री नजर आती है। 1900 में यानी कि 1900 में जो रेनबो ट्राउट थी उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था कमर्शियल फिश फार्मिंग के लिहाज से। ठीक है। 1906 के बिल्कुल स्टार्ट में 1900 में क्या हुआ था, रेनबो ट्राउट इंट्रोड्यूस करवाई गई थी कमर्शियल फिश फार्मिंग में 1906 के बिल्कुल शुरू में। और 1947 तक जो इडाहो की जो स्टेट थी ना उसने जो ना 14 हैचेस को डेवलप कर लिया था। कितनी हैचेस को, 14 हैचेस को डेवलप कर लिया था। जबकि 1920 के बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ तक कि जो है ना वर्ल्ड वाइड टू 1945 के एंड तक प्राइवेट ट्राउट हैचेस की डेवलपमेंट की गई थी और इसको प्रोसेस्ड किया गया था बिल्कुल स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है ना वो इसकी प्रोग्रेस होती रही। उसकी रीजन ये थी कि जो इजी अवेलेबिलिटी थी स्पोर्ट कैस्ट की, ठीक है, फिश की उनकी लो डिमांड थी। क्या थी? लो डिमांड थी। प्राइवेट ट्राउट हैचेस की डेवलपमेंट हुई थी बहुत ही स्लोली। उसकी रीजन क्या थी कि अवेलेबिलिटी थी स्पोर्ट कैच फिश की और इसकी लो डिमांड थी। क्लियर है। इसके बाद में अगर बात करूं किसके हवाले से, फर्स्ट कमर्शियल ट्राउट फार्म के हवाले से। फर्स्ट कमर्शियल ट्राउट फार्म तो वो बेसिकली कब हुआ था, 1909 में फर्स्ट कमर्शियल ट्राउट फार्म बिगन हुआ था डेविल्स कोरल स्प्रिंग के ऊपर। क्लियर है। डेविल कोरल